What type of solid is it? What type of solid is it? बताओ आंसर। कौन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड आंसर नहीं है सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड सब वेरी हार्ड थोड़े ना होता है। हाँ, आंसर है नेटवर्क सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वेरी हार्ड सब थोड़े होता है क्या? और कंडक्टर भी होता है ना? तो डायमंड एग्जाम्पल है ना। कौन सा सॉलिड? नेटवर्क सॉलिड। कौन सा सॉलिड? हाँ, नेटवर्क सॉलिड। आंसर बनाइए उसमें। बिहार बोर्ड में ये सभी क्वेश्चंस रहता है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में कि कौन सा सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन नहीं ठीक करिएगा। नेटवर्क सॉलिड। फोटो बनाइएगा। आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने के लिए अब हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल यूनिट एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल यूनिट एंड यूनिट सेल, है ना। देखिएगा, इसी के लिए हम लोग ऐसा पॉइंट्स बनाते हैं। देखो, ये सॉलिड का पार्टिकल है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाते हैं। किसका पार्टिकल है? सॉलिड का पार्टिकल हमेशा गोली ही बनाना होता है। इसी को अरेंज्ड कर रहे हैं लाइक दिस, और इसके नीचे भी रखेंगे लाइक दिस। थोड़ा देखिएगा तभी बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। इसके पीछे, है ना, इस लेयर के पीछे एक वाइट वाला और पैक एटम रख देते हैं, है ना। वाइट वाला एटम रख देते हैं, पीला वाला के पीछे पीछे रखे हैं, जस्ट इससे पीछे वाइट वाला रख देते हैं। रख दिए। क्योंकि सॉलिड में ना स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए एटम को हमने थोड़ा टच करा दिया है ना। एग्जैक्टली टच रहता नहीं है, इस तरह से रहता है सॉलिड का पार्टिकल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। अब देखो, इसके सेंटर को मिलाएंगे तो पीला वाला से पीले वाले का सेंटर मिला दिए। अब वाइट वाले को मिला देंगे, वाइट वाले से सेंटर मिला देंगे। और इसको मिला देते हैं, देखो ऐसे। देखो तो दिखाई दिया है कुछ। अब इसके आगे वाले को भी मिला देते हैं। अब लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पीछे वाइट वाला ही दे रहे थे, ठीक ही लगेगा। देखो ऐसे दिखा कुछ। फिर आगे वाला ये ले लेते हैं,
सेंटर मिलाना है, एटम का सेंटर, एटम का सेंटर मिलाना है, और फिर वाइट वाला मिला देते, ये देख, ठीक है। नीचे भी, नीचे भी हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऐसे फोटो बनाना सिखा रहे हैं, बस समझना इतना ही बात, पढ़ा उढ़ा नहीं रहे, फोटो बनाना सिखा रहे हैं सॉलिड का, ये देखो ऐसे, ठीक है। फिर एगो रेड वाला ले लेते हैं, है ना, येलो वाला ही लेंगे तब वो अलग हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। येलो वाला से येलो मिला दिए, अब वाइट से वाइट को मिला देंगे, ये देखो, दिखाई दिया कुछ, और फिर येलो वाला से येलो वाला मिला देते हैं, ये देखो, अब वाइट वाले से वाइट वाला ही मिला देते हैं, देखो ऐसे, दिखाई दिया कुछ, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, अंत नहीं होता इसका, ठीक है। और ऊपर वाला जो एटम दिखाई पड़ रहा होगा अभी, एक दिखाई दे रहा होगा ऊपर, एक दिखाई दे रहा होगा नीचे, तो ऊपर वाला जो एटम होगा ना, आपके समझने के लिए बता रहे हैं, उस सरफेस होगा, ऊपर वाला एटम सरफेस होगा, है ना। ऐसे आप सोचने के लिए सोचना कि ऊपर से भी एक ठो हो सकता था, लेकिन कभी ना कभी ऊपर ऊपर होते तो सरफेस मिलेगा उसका, तो अंदर में भी उसी तरह से सारे एटम पैक्ड होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसका कहा ही जाता है कि एटम्स कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, दिस एटम प्लेस्ड विथ ईच अदर, और उसके सेंटर को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, उसी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, है ना। क्रिस्टल यूनिट लिख दिए हैं, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल तो बगल में लिखे ही, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इस क्रिस्टल लैटिस में वो जो रेड वाला दिखाई दे रहा होगा, उसी के जैसा बाकी सब है ना, एगो रेड वाला दिखाई दे रहा है, उसी के जैसा सब है ना, लग रहा होगा कि उसी के अगल बगल में सब प्लेस कर दिए, तो उस एक को यूनिट सेल कहते हैं, वो एक को यूनिट सेल कहते हैं, एक को यूनिट सेल कहते हैं। देखो फिर यहां दिखाते हैं, फिर यहां दिखाते हैं, देखो एक येलो वाला ऐसे पार्टिकल था, ऐसे, और उसके पीछे वाइट वाला था, तो वाइट वाला बनाता है उसके पीछे, फोटो ही बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब येलो वाले से येलो वाले को मिलाते हैं ऐसे, और वाइट से वाइट वाले को मिला देते हैं, तो ये एक यूनिट बना, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का ये एक यूनिट बना, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल, है ना, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। और इसी को जनरली जो है हम लोग ऐसे बना देते हैं फ्री हैंड से, देखोगे ऐसे, ऐसे बनाते हैं, ये देख, ठीक है। अब देखना, एक गोल वाला आइटम यहाँ पे, है ना, एक येलो वाला आइटम यहाँ पे, गोल वाला आइटम यहाँ पे, येलो वाला आइटम यहाँ पे, गोल वाला, ये दोनों एक ही वाला बना दिए हैं, ठीक है। दिखाई पड़ रहा होगा क्या, दिखाई दे रहा है ये कि आगे पीछे का कैसा अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल, एग्जैक्टली वो इस तरह से बना हुआ है। इसी को थोड़ा फैला दिए, दिख रहा होगा कि एक एटम आगे है और एक एटम उसके पीछे, ठीक है। यही ढेर सारा बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का एक ठो को यूनिट सेल कहेंगे,
क्या? तो क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया। डिफिनीशन के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लिखवा देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पहले फोटो बनाइए। फोटो जरूरी है, फोटो बनाना सीख के सॉलिड से डर भाग जाएगा। सब सब चीज दिख जाएगा। नहीं आ रहे बनाने? देखो, नहीं आ रहे हैं तो तीसरा उपाय, ऐसे बनाने तो आएगा, ऐसे बनाने आएगा, बराबर बराबर भाग में बनाना, ऐसे बनाने आएगा। क्या करेंगे, फोटो बनाने के लिए जरूरी है, बचपन बनेबे नहीं करेगा, खाली डिफिनेशन लिख लेगा। आप बनाए थे ना सर, हम देख लिए थे। तो हमारे बनाने से थोड़े कुछ हो जाएगा। ये देखो, सबको कहाँ से मिला दिए, हर एक पॉइंट को अपने अपने लाइन से मिला दिए। देख रही है सब? ये देखो, देखें, दिख जाएगा पूरे, फिर पछताओगे कि जा हम तो देखे ही नहीं थे। देखो, देखे, है ना तरीका मेरे पास। और नीचे बनाना है तो फिर इसी तरह से नीचे एक ठो लेयर बना दो, ऐसे ऐसे। छोटा हो जाएगा थोड़ा, अब जगह नहीं था तो। ये देख, देखे? कुछ बोलेगा वो, कुछ बोलेगा। अभी दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो गलती बना दी है, वैसा भी होता है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है। बन गया, इससे दिखे लगेगा कि कितना एटम आगे पीछे, फेस, है ना, एज। ये तो कितना बार तो बच्चा सब फेस और एज में ही रह जाता है कि कैगो फेस था कैगो एज था। अब यहाँ पर तो हमको सब दिखाई दे रहा है कि कितना फेस है इसमें, कितना एज है इसमें। चलिए, मैं यही ज़्यादा अच्छा से क्लियर दिखे इसी के लिए बोर्ड लिए थे, कि बचपन को दिखेगा। से तो हम व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाते थे, लेकिन इसको उसको पूछ करके लिए थे। बताया था कि इसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन खोजना तो हम सीखे नहीं कभी। ठीक है। हाँ ठीक है। अब जैसा हो वैसने ना बनाओगे। मेरे जैसा मोटा ताजा रहता तो बड़ा बड़ा बनाता। अब है भूची वो तो भूची भूची वो बना रहा है। ठीक है। आगे पीछे वाला जो बात है ना वो समझना। एक तुमको दिखेगा और एक लेयर तुमको दिखेगा ना, और उसके पीछे भी लेयर 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 होगा। और सबसे अगला के ऊपर तो कुछ दिखेगा नहीं, वो तो सरफेस है। उ- उसके ऊपर एटम रहता कहाँ है, वो तो सरफेस है। बना दिया।
हाँ बना सकता है। ये दिमाग में रखना है कि इस तरह से रहता है एटम। दिखाई दे रहा है कितना फेस है इस क्रिस्टल यूनिट का? कितना फेस है देख के बताओ। एक ये दिखाई दे रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर है, छठा नीचे। कितना फेस होता है एक यूनिट सेल में? 6 फेस होता है इसका। 6 फेस होता है। कितना एज होता है? एज कितना होता है? एज कहते हैं इस लाइन को, इस लाइन को एज कहा जाता है। 8 को नहीं है, गिनो ठीक से। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 एज होता है। एज कहते हैं हर लाइन को। एक यूनिट सेल में 6 फेस, 12 एज होता है। कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में हटा देना है ना। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। 8 कॉर्नर, 12 एज, 6 फेस। और एक वो बॉडी सेंटर होता है। ये देखो यहां पर जो ये लाल वाला बनाए हैं, तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि सेंटर पे है कि नहीं यूनिट सेल के। ऐसे लगता होगा कि इसके पेट में है ना। इस यूनिट सेल के पेट में है ये ऊपर नीचे नहीं है। एकदम यूनिट सेल का जो डब्बा है उसके बीच में होगा। दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। वन बॉडी सेंटर, वन बॉडी सेंटर, वन बॉडी सेंटर। 6 फेस, 12 एज, 8 कॉर्नर, वन बॉडी सेंटर है ना। 6 फेस, 12 एज, 8 कॉर्नर, एक बॉडी सेंटर। एक यूनिट सेल में इतना सब में बातें होगा, चाहे यूनिट सेल कैसा भी हो, छोटा बड़ा, कोई एक्सिस बड़ा कोई छोटा, कुछ भी हो, लेकिन इतना बात तो सब में होगा। कितना बात समझ गए? 6 फेस दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। रटने वाली बात नहीं कि अच्छा 6 फेस हम मान लिए। दिखाई दे रहा है। 12 को एज दिखाई दे रहा है क्या? कॉर्नर 8 को दिखाई दे रहा है, और एक बॉडी सेंटर भी दिखाई दे रहा है। बस इतने ही पर ये चैप्टर समझ आती है, समझ कम भी आती है। ये इसमें दिक्कत हो गया तो कुछ नहीं बुझाता है। क्या दिक्कत है? क्या? अरे लोग रूम वूम भी दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा यहीं पर दिख रहा है, हम काहे के लिए उधर उधर जाए? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, तो डिफिनेशन लिखें अब क्रिस्टल लैटिस का और यूनिट सेल का। क्रिस्टल लैटिस थ्री डायमेंशनल arrangement of solid particle in characteristic geometry called as क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री को लोग डिफिनिट ज्योमेट्री भी कहेंगे, है ना। डिफिनिट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन
definite geometry called as crystal lattice. Now the characteristics of crystal lattice. Characteristics of crystal lattice. Characteristics of crystal lattice. ठीक है, पहला, each point of crystal lattice called as lattice point, है ना? each point of crystal lattice is called as lattice point या lattice site भी कहते हैं, point या crystal site भी कहते हैं. क्लियर है? each crystal point या each lattice point represent a constituent particle, एक constituent particle of solid, constituent particle of solid. Each point of crystal lattice represent ये constituent particle है ना. constituent particle एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड रहा तो मॉलिकल भी हो सकता है. मॉलिक्यूलर सॉलिड रहा तो मॉलिकल भी हो सकता है, एटम, आयन या मॉलिकल. ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना. जैसे देख रहे थे अभी, ये इसी को बोल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, यही लैटिस पॉइंट है ना. यही एक एक जो पार्टिकल बनाए हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लैटिस पॉइंट. और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एगो एटम, एक ठो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक ठो ये जो है एटम भी, आयन्स भी, मॉलिक्यूल्स भी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड जिससे बना हुआ है. तीसरा, ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल each constituent particle joined through a straight line, joined through a straight line to give particular geometry of crystal lattice. अभी इसमें याद करने जैसा कोई बातें नहीं है, सब तो फोटो में देखे ही थे, है ना. जो फोटो में देखे थे, जो बनाए थे, वही लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है सर? Each lattice point represent a constituent particle of solid. क्या दिक्कत है? क्रिस्टल लैटिस का
हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं, और लैटिस साइट जितना है वो सब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यदि हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो पार्टिकुलर ज्योमेट्री मिल जाता है क्रिस्टल लैटिस का। बस इतना ही बात लिखा हुआ है हिंदी में, समझे गुंजन बाबू? कितना सा बात लिखा हुआ है, ऊपर में भी यही लिखा हुआ था मोटे मोटे तौर पे कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल such that they give particular characteristic geometry called as crystal lattice, है ना? हमें तो लगता है ना ये बात अलग है ना ये तीन बात अलग है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसका जवाब हम लिखें, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी, हम फोटो ही बना दिए थे, है ना? यही लिखते हैं आप लोग, फोटो तो बनाते नहीं, तो वही काम सबसे पहले हम करते हैं, फोटो बनाते हैं, लिखना लिखाई तो बाद में होते रहेगा, यदि समझ आ जाएगा तो लिखिए देगा ना, दिमाग में जब दिखाई पड़ जाएगा कि सर क्रिस्टल लैटिस का फोटो कैसे बनाए थे तो क्या किए थे, पार्टिकल पार्टिकल के रख के गोला गोला को रख के और सबको स्ट्रेट लाइन से मिला दिए थे, है ना? तो बस उतना ही से तो सब पता लिखा जाएगा। नाउ द यूनिट सेल, बड़े यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड एज यूनिट सेल। जैसे बायोलॉजी में सेल को डिफाइन करते हैं ना कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो लाइफ यहाँ पे वही क्रिस्टल लैटिस है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस called as यूनिट सेल। क्रिस्टल यूनिट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यानी क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। देखना यूनिट सेल में भी बात करना होता है, चलिए बोर्ड पे बहुत गंदगी, देखो क्या बात करना होता है, सुनो ना मेरी बात, यहाँ आता है तो अपनी बात सुनाता है आपको, हमारा बस सुनो केवल, अपना बात फोन पे बतियाना। यही तो बनता है। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब तुमको मैथ दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना? 3 डायमेंशन हो गया, पार्टिकल तो जैसे था वैसे ही है, पार्टिकल पार्टिकल ही तो है, पार्टिकल ही तो है, सब जगह पे पार्टिकल है, हर कॉर्नर यूनिट सेल का एगो एटम है, हर कॉर्नर पे यूनिट सेल का एगो एटम है, ये लिखाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल में, ठीक है? अब देखो ये लेंथ ए बी सी, इसको ये लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, थोड़ा सा छाटी, हाँ यही है, हम आदत है थोड़े होता है, ये एंगल अल्फा, ठीक है? इसको बीटा बना देते हैं और एगो गामा बना देते हैं, ठीक है? ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट सेल का, जो आप समझते होंगे कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखो कैसे, अभी जो हम यहाँ पर फोटो बनाए थे उसमें बीच नीचे वाला छोटा बन गया था, नहीं तो कैसे कहे कि सर अलगे हो गया, टेढ़ा हो गया, नहीं कह दिए, कैसे कह दिए थे, कैसे कह दिए थे, ये वाला लेंथ बराबर नहीं रहा था, है ना? तो ए बराबर बी और बी बराबर सी हो भी सकता है, ए बराबर बी और बी बराबर नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है,
और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, ऐसे भी यूनिट सेल बनेंगे, ऐसे भी बनेंगे और ऐसे भी बनेंगे। साथ में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी हो सकता है बराबर 90 डिग्री। क्या अल्फा बराबर बीटा हो सकता है, बीटा नॉट इक्वल टू गामा टी, अल्फा भी नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। यानी कि 6 पैरामीटर्स होगा यूनिट सेल को चेक करने का कि यूनिट सेल कैसा है ना। वो पैरामीटर्स क्या होगा, तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, 6 पैरामीटर होगा यूनिट सेल का, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पहला एज लेंथ, और उससे पहले एक लाइन और लिख, ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर यूनिट सेल का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। लैटिस पॉइंट का भी था कॉर्नर, तो लैटिस पॉइंट का भी था, है ना। यूनिट सेल हैज 3 axial parameters, A, B and C. Unit cell has 3 angular parameters, अल्फा बीटा एंड गामा। बीच में इक्वल, ये जो लिखना ना यहीं पर लिख लेना, ए बी सी बराबर यहां पर लिख देना, अल्फा बीटा गामा वाला यहां लिख देना। बीच में इक्वल और में नॉट इक्वल। बीच में इक्वल और में नॉट इक्वल। तो टोटल सब मिला करके कितना पैरामीटर्स हो गया, 6 पैरामीटर, 3 एक्सियल और 3 एंगुलर। तीन एक्सियल पैरामीटर ए बी सी और 3 एंगुलर पैरामीटर अल्फा बीटा गामा। एज लेंथ, तो और क्या लग रहा है तुमको, इसमें कुछ और लग रहा है क्या?
कुछ और लग रहा है तो तू बता ही दे हमरा। हमरा तो और कुछ लगा नहीं कि ये लेंथ लिखेंगे तो बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, सी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम। और ये एंगल अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तब लगेगा। हाँ वो एम जी है, ए एम जी। अरे तो ओ एम जी करता ही ये लोग, ये सब ए एम जी वाला बातचीत है। वो भी याद है कि भुला गया। ए एम जी का फुल फॉर्म बताए थे हैं। ए एम जी, आगे मैया गे। वो एम जी था। ओ माय गॉड, तो तुम लोग ए एम जी करवा देता है, ये ए बी सी पूछता है। हाँ। और बताइए, लैटिस पॉइंट यूनिट सेल सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या लग रहा है? ए बी सी बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है ना। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नहीं भी हो सकता है। हो गया? रुक जाएं, रुकते हैं। दिखाई देगा? नहीं देख रहे हैं? हम तुम लोग को एक तो फोटो बनाना चाह रहे थे, और यहीं पे बना देंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। नहीं दिख रहे हैं? देखो ये यूनिट सेल बनाए हैं हम, ये भी एक यूनिट सेल है। क्या डिफरेंसेस है? तो ए बराबर बी भी नहीं है, बी बराबर सी भी नहीं है। माचिस के डिब्बा जैसा लग रहा है क्या? यहाँ भी 3 गो पैरामीटर से, ये अलग उससे लग रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं। क्या? दैट इज वाई दे कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वाई दे कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, कि ये जो है ना, ऐसा नहीं बुझना है कि आपको सॉलिड वैसा ही सिर्फ होगा, सॉलिड में भी ऐसा भी होगा। ये देखिए, पार्टिकल इसी तरह से अरेंज कर दिया तो ये भी एक यूनिट सेल होगा। ठीक है, जहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस होगा, और वो बचवा भी पूछ दिया हमसे, तो अब हम लोग ऐसे करके बताएंगे। लो अब तो एज लेंथ हो गया, हुआ या नहीं हुआ बोलो। और ये वाला यहां से यहां तक सी है ना, और ये यहां से यहां तक ए। कर दिए गड़बड़। वो वहां से वहां तक ए। ठीक है, तो ए बराबर बी भी नहीं है और बी बराबर सी भी नहीं। क्या? दैट इज ए पैरामीटर्स। ठीक है, ठीक है। लेकिन फेज 6, एज 12, कॉर्नर 8, बॉडी सेंटर 1, यूनिट सेल कैसा भी होगा, ये सब नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो तुमको लिख लिया है, चैन से बैठे हो, तो एक और बात बताते हैं। ये देखो यहाँ पर एगो एटम रख दिए, फेस दिखाई दे रहा होगा, देखो तुम लोग ठीक से।
फेस दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे दिया फेस। तो एगो फेस ऊपर है, तो एगो फेस यहाँ पर नहीं दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बोलो ना। क्या फेस ऊपर नीचे दिखाई दे दिया? तो ये भी तो एक फेस है, यहाँ भी एगो एटम रख देते हैं। बोलो ये फेस नहीं है क्या? यहाँ भी तो एगो फेस है क्या? एगो ऊपर और एगो नीचे भी फेस है, 6 फेस है। क्लियर है? क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अब सुनना, यूनिट सेल जो है ना, वो एक्चुअली में दो तरह का होता है। एक्चुअली में दो तरह का और रियली में 4 तरह का होता है। एक्चुअली में क्या है, ये यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ऐसे यूनिट सेल को प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। हाँ, और यदि कॉर्नर के अलावा कहीं और पे भी एटम दिखाई दे रहा है, जैसे यहां देखो बना दिए फेस पे एटम, किसी भी यूनिट सेल में यदि कॉर्नर के अलावा कहीं और दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई देने लगेगा, यहां दिखाई देने लगेगा, यहां एज पे दिखाई देने लगेगा, तो उसको कहते हैं सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल। सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दो तरह का, यूनिट सेल दो तरह का। एक यूनिट सेल प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल और एक तो सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल एक ही तरह का होता है, लेकिन सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है वो 3 तरह का होता है ना। एक होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा होता है बचवा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा एंड सेंटर्ड होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो फोटो से समझ आना है सारी बात। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो सिंपल ऐसे होता है, ठीक है। और एटम जो होगा सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 4 दुनिया 8, 4 अलग दिखाई दे रहा हो, 4 अलग, 4 4 8। ऐसे यूनिट सेल को क्या कहेंगे हम? प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कहेंगे। है ना। और यदि एटम कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर के अलावा इसके बॉडी के अंदर भी हो, इसके बॉडी के अंदर हो, तब इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। देखो फोटो में बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। और यदि एटम यदि एटम कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो है ही है,
कॉर्नर पे तो है ही है। इसके अलावा यदि फेस पे भी मिल जाए, एटम कहाँ पे मिल जाए, फेस पे मिल जाए, फेस देखो यहाँ, 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 कई फेस पे मिल गया, तो ऐसे यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और यदि एटम, अरे वाह गुंजा, ऐसे ही सब पढ़ने आए हैं, परेशान होते गया समझ समझ के, सब सब समझ लिया, तो कहा अच्छा लगता है, सर को देखते हैं कैसे पढ़ाते। तो शुरू इसी से करते थे ना यार, इस चैप्टर में तो अच्छा ही रहता है शुरू करने के लिए, बचपन को थोड़ा मन लगता है। ये तो हम लोग इस साल इस चक्कर में फंसे कि ये सिलेबस में है कि है ये नहीं। दो अपोजिट फेस, कोई दो अपोजिट हो सकता है, दो अपोजिट फेस कोई हो सकता है, ऊपर नीचे, अगल बगल, आगे पीछे, कोई दो अपोजिट फेस पे होगा तब उसको कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सब मिला के 4 टाइप का, एक्चुअली में 2 टाइप का, एक प्रिमिटिव टाइप और एक सेंटर टाइप। डिफिनीशन लिखने के लिए क्या करना है, देखो डिफिनीशन फोटो में है, लिख भी देंगे, लेकिन आपको हम याद करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप लिखिएगा इफ द एटम और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा करिए एटम के बजाय, चूंकि आयन भी तो सॉलिड में होता है। इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इट कॉल्ड एज primitive type unit cell. If the constituent particle also present in the body center along with the corner atom, it called as body centered. If the atom is also present at the face center of unit cell along with corner atom, called as face centered unit cell. If the atom present at two opposite faces along with all corner atoms, called as end centered units. ये तो नहीं तो लिखना है, और आपका छोटा सा डिफिनीशन ये बोर्ड में आ भी जाता है, डिफाइन एफसीसी लिख कर छोड़ देता है ना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल का डिफिनीशन भी पूछा हुआ है। अगले पे लिखते हैं, गंदा करके क्या होगा, छुरी में हम ही थोड़ा सा लेट आते हैं, तो साफ नहीं है, कर करता है, कर जैसे नहीं ची वाला आवाज होता है, तो पूरा शरीर सिहर जाता है। अब जो अगला टॉपिक है ना, ये बता देना तुम लोग, हाँ इसके बाद पढ़ा देंगे। पी ब्लॉक का भी उपाय लगा दिए, शाम को 6 से 8 कल कल वाले अल्टरनेट में, कल वाले में जो हो सकता वही करेंगे, एक तो उपाय लगा दिए अब आज में देखिए एक क्लास हो ही रहा है, 4 से 6 भी होगा, तो 6 से 8 आज ही में उपाय लगाते तो कितना खराब था पढ़ा देंगे कुछ लोग, नहीं उसका समय बताएंगे, उपाय लग गया है, एक आधे दिन में हो ही जाएगा, है ना, तो वो भी निकल जाएगा। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई या पहले से, नहीं तो हम तो 1 महीना पहले से आराम कर रहे थे यार, है ना, हम लोग तो सितंबर में ही सिलेबस छोड़ दिए थे कि हो गया, ये तो दिसंबर वैसे ही आ गया टेंशन।
मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है आज तक कि सिलेबस का एक आध वो चैप्टर भी छूट जाए। कभी नहीं छूटा था, इस वक्त गलत फहमी में अभी सब चैप्टर गलत फहमी में छूटल था। अब सीबीएसई बोर्ड वाला हल्ला करने लग गया, नहीं है नहीं है नहीं है, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन में हल्ला नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया। सीबीएसई में तो 3 साल से नहीं है, सबे हल्ला किया था। है ही नहीं था ना, पहले तो तुम लोग कहा है ही नहीं था, पिछले साल भी इसको जबरदस्ती हम पढ़ाए। इस साल छोड़ दिए थे कि अब हर साल तो यही कहता है। इस बार तो किताबों से हटा दिया था, थोड़ा और कंफर्मेशन ज्यादा हो गया ना, किताबें पतला हो गया इस बार। जब नंबर भी देगा, चैप्टर्स नंबर देने वाला है। जैसे सॉल्यूशन काइनेटिक्स में तो गुण सवाल आ जाता है, तो फिर वो पता नहीं देगा कि नहीं देगा, ये तो देवे करेगा। इसको नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं, इसे क्वेश्चन आया छूटेगा ही नहीं। ये सिक्योर वाला है। सरफेस केमिस्ट्री सिक्योर टॉपिक, बिहार बोर्ड का ये सब सिक्योर टॉपिक है ना। जैसे सरफेस केमिस्ट्री में देखो 10 साल में क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाओफिलिक कोलाइड और लाओफोबिक कोलाइड, डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉब्सन एंड केमिजॉब्सन, सब छोटा क्वेश्चन है उसका जो एवे करता है ना। डिफाइन एडजॉब्सन, तो ये सब बनना ही बनना है, एक बार सुनने के बार का दे रही है। डिफाइन एफसीसी, कुछ ही नहीं बनेगा इसमें, है ना। कोई लिखेगा डिफिनेशन याद करके आपको दिखाई पड़ रहा है साहब कि देखिए यही है, फेस है और फेस, बस तो लिख दें, लिखें डिफिनेशन लिखें, चलिए लिखते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, primitive type of unit cell, such type of unit cell in which constituent particle और एटम, भूला जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखना, तो एटम आयन मॉलिक्यूल जो याद रहेगा लिख जरूर देना, और यदि और नहीं याद रहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला बात सबस्टांस लिख देंगे है ना। हम लोग केमिकल सबस्टांस का बहुत कम प्रयोग करते हैं, उधर में सबसे ज्यादा प्रयोग में यही शब्द होता है, केमिकल सबस्टांस, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द गुड वन, एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड वाला, या फिर कोई याद रह गया एटम आयन मॉलिक्यूल या सबस्टांस, प्रेजेंट ओनली at the corner, at the corner of unit cell, corner of unit cell called as primitive type of unit cell, called as primitive type of unit cell। हम तो कहेंगे फोटो याद रखना भैया, फोटो जब भी डिफिनीशन याद करने का मन करे फोटो बनाना। सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल का भी डिफिनीशन वो पूछे हुआ है ना। सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल का डिफिनीशन भी पूछे हुआ है। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल in which एटम, एटम खाली लिख रहे हैं इस बार, समझ जाएगा सब।
एटम हमको लिखने में ठीक नहीं लगता है यार, मेरा रिदम नहीं बनता एटम लिख के। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखेंगे तो हम थोड़ा चैन में रहेंगे, है ना। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख के तुम लोग भी चैन में रहने की कोशिश करना। देखा नहीं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 5 तरह का था, नन पोलर मॉलिकल, पोलर मॉलिकल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकल, आयनिक मॉलिकल, है ना। फिर कोवैलेंट में नेटवर्क वाला है, तो बहुत तरह का है ना। तो कोई एक बात लिख देगा एटम, और घुसाया हुआ टीचर तो कहेगा भाई एटम थोड़े होता है, आयन नहीं होता है, ये वो अक्षर की वजह से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख देने से बातें सब खत्म है, जो चाहिए वही है। हाँ, इसीलिए डिस्कस किए भी हैं। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट, देखना क्या लिखाएगा इस बार, ऑल्सो प्रेजेंट एट एनीवेयर ऑफ यूनिट सेल, anywhere of unit cell along with corner atom, along with corner of unit cell, it called as centered type of unit cell। और लिख भी रहे हैं उसी एग्जामिनेशन के पर्पज से, अदरवाइज फोटो इज सफिशिएंट। सेंटर टाइप पूछेगा, चुप नहीं रहना है। सेंटर टाइप पूछेगा, चुप नहीं रहना है। ये एक्चुअली में डिस्कस ये करता है ना कि हमारा आईआईटी वगैरह का भी जो परीक्षा होता है ना, कभी कभी आपको एज्यूम करने के लिए देता है एज पे भी एटम है। अभी 4 तरह का पढ़े ना, उसमें एज पे तो एटम नहीं था, लेकिन वहां पे लिखता है कि लेट atom B present at all the edge of unit cell। तो एज पे भी एटम हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, अपोजिट फेसेस पे भी हो सकता है, तो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम कहेंगे क्या, सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल। बड़े नाउ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में इफ द constituent particle present at body center as well as all the corners of unit cell, called as, खाली अब लिख देते हैं बीसीसी भी बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल। एफसीसी बोलोगे if the constituent particle present at all the faces as well as all the corner of unit cell, it called as FCC, face centered cubic unit cell, है ना। सीसी जो लिखते हैं ना, क्यूबिक यूनिट सेल लिखाता है। एंड सेंटर्ड, यूनिट सेल।
ECC, if the constituent particle present at two opposite faces of the unit cell along with all corner atom, it called as ECC, end centered unit cell. कौन कौन गप करते रहता है, 2 महीना बाद कौन गप करे। दिमाग यदि ज्यादा है ना तो उसको शांत रखने की कोशिश करो, एकदम सुनने में जा करके बातों को सोचो तो ज्यादा याद हो जाएगा। दिमाग को एकदम कचरा का पेटी बना के रख दिया, कुछ हो चला जाता है। हो गया। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो होगा बात वेरी इंपॉर्टेंट वाला, मतलब उस परीक्षा वाला, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू यूनिट सेल। अब ये क्या टॉपिक है भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि ये बताना चाहेंगे हम यहाँ पे कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल, और जेड इफेक्टिव लिखते हैं हम लोग, इसी को क्या लिखते हैं, बहुत जरूरी है समझना इसको, ठीक है। देखो क्या है, फॉर्मूला एगो लिखते हैं, बुझा जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम साथ में हैं। जेड इफेक्टिव बराबर NC बाई 8, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम बाई 8 प्लस नंबर ऑफ फेस एटम बाई 2 प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम बाई 1 प्लस नंबर ऑफ एज सेंटर बाई 4। ये एक फॉर्मूला दे रहे हैं,
और फॉर्मूला नहीं, आपके कान में ये मंत्र दे रहे हैं, सब जगह मिलेगा भी नहीं, ये भी जान के रखिए। इससे आप जेड इफेक्टिव निकाल लीजिएगा, है ना। खुद ही एनसीईआरटी वाले लोग 3 पेज लिखे, उसको हम 1 लाइन में लिखें, है ना। नहीं तो यूनिवर्सल के बाद देखिएगा 3 पेज यही डिस्कस करते रह गए, अब पता नहीं किसी को कितना बुझाया, लेकिन उतना कुछ नहीं है, बस यही 1 लाइन है। क्या है सो सुनो। एनसी कहते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर एटम को। पहले ये टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखे हैं सर, या क्या टॉपिक है, क्या बताना चाह रहे हैं, यही नहीं बुझाता है। नंबर ऑफ कॉर्नर एटम है ये, इसको पूरा कर दें फिर हम चलते हैं कि क्या समझाना है हमको। नंबर ऑफ फेसियल एटम, जो एटम प्रेजेंट एट फेस, पूरा बात लिखें तो NB बराबर नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर। उसी तरह से ऊपर भी लिख सकते थे नंबर ऑफ एटम एट फेस सेंटर, है ना, वही लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम एट फेस सेंटर। और NH यदि नंबर ऑफ एटम एज पे भी दिया एट एज सेंटर, एज पे भी दे देता है, हालांकि ये बात सरकारी किताब में लिखल नहीं है, लेकिन IIT वाला क्वेश्चन बैंक में है। एज सेंटर पे भी यदि एटम दे देता है तो 4 से भागा दे देना है। सुनिएगा पहले बाबा, अब सुनिए हमारी बात कि ये पढ़ क्या रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या होता है। देख रहा है जी, चलिए थोड़ा पीछे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या होता है समझने के लिए फोटो, और पीछे और पीछे और पीछे, शुरू से। क्या ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल में है प्रेजेंट? इसके बगल में यूनिट सेल एक और बन गया था ना जी, उसी एटम से यूनिट सेल बना है ना। आप देखिए ना यहाँ पे, इसको देखिए, ई एगो एटम है, ई एक ठो पार्टिकल है, और इसी से एगो यूनिट सेल इधर भी बना, एगो इधर भी बना, एक उधर भी बना, एक उधर भी बन गया। बना कि नहीं? बना कि नहीं, इसमें बताओ ना पहले, जो दिखाई दे रहा है उतना ही। यानी कि एक पूरा एटम इस यूनिट सेल में नहीं है, एक पूरा एटम इस यूनिट सेल में नहीं है। इस बात से ताल्लुकात हुआ, मतलब मुलाकात मन में हुआ कि हाँ सही बात है, एक पूरा एटम तो यूनिट सेल में नहीं है। यही यूनिट सेल रहेगा, एक सर इधरों से बना देंगे, एक ऊपरों बन जाएगा, है ना। 4 को तो दिखाई दे रहा है, आज 4 को पीछे भी होगा। ये तो सरफेस वाला आइटम है ऊपर, है ना, एक्चुअली में इसको देखना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो 8 यूनिट सेल निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तो सरफेस वाला है, सरफेस का मतलब है कि बाहर खत्म, है ना, तो उसको नहीं कंसीडर किया जाता है। इसको, इस लेयर को कंसीडर करिएगा। इससे एक आगे भी लेयर है और उससे एक पीछे भी। तो 8 यूनिट सेल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एगो एटम से, यानी एक एटम अपना 8वां भाग ही कॉर्नर पे एक यूनिट सेल को दिया है। एक एटम, सुनिएगा मेरी बात, एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो अपना 8वां भाग ही एक यूनिट सेल को दिया है। क्योंकि इस एक कॉर्नर एटम से हम 8 यूनिट सेल बना सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर देख कर करके संतोष कीजिएगा, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले से, पीछे वाले से, है ना। इसके पीछे भी एक होगा। 4 को तो दिखाई दे रहा है आपको, तो यदि नहीं आप सोच पाते हैं ना, तो जितना दिखाई दे रहा है उसका दोगुना कर लीजिए, क्योंकि इस बुढ़वा के पीछे वाला कहां से दिखाई पड़ेगा। इस लेयर की बात कर रहे हैं, पीछे वाले लेयर की। सामने वाला लेयर सॉलिड का हमेशा सरफेस, इसीलिए एगो चैप्टर और पढ़ना रहता है, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि ये सरफेस है ना। तो एगो केमिस्ट्री का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का है,
तो सरफेस वाला एटम पे फोर्स बैलेंस से नहीं होता है, नीचे वाला एटम पर तो फोर्स बैलेंस हो जाता है, लेकिन जो सरफेस खाली है उस पे फोर्स बैलेंस होगा, क्योंकि दोनों तरफ से तो नहीं लग रहा है ना फोर्स, एक तरफ तो खाली है। समझ गए? यहाँ पे क्या समझाए हम, एक कॉर्नर एटम कितना 1/8, 1/8 ही कंट्रीब्यूट करेगा अपना, 1/8 ही कंट्रीब्यूट करेगा अपना एक यूनिट सेल को। ये देखिए ये बॉडी के अंदर है, ये आपके बॉडी में लीवर जैसा है, कोई अगला या पिछला यूनिट सेल इससे टच करेगा तो ये टच होगा क्या? जैसे तुम्हारे आगे पीछे से कोई टच करता है, सट जाता है, तो लीवर सटा दोगे क्या? बॉडी के अंदर है, तो ये 100% इसी का है, बॉडी सेंटर 100% एक ही यूनिट सेल का है, इसीलिए फॉर्मूला में NB/1 था, दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाई अदर, है ना, द एटम विच प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर नॉट कंट्रीब्यूटेड बाई द अदर। क्लियर? यहाँ ये देखिए फेस सेंटर, फेस तो हम बना के आपको दिखा देंगे, फेस तो बना के भी दिखा देंगे, बॉडी तो दिखाई पड़ ही रहा है, कॉर्नर दिखाई दिए, तो कोई छुपा हुआ बात ही नहीं है। एक दूसरा यूनिट सेल बनाते हैं यहाँ से, है ना, दूसरा यूनिट सेल बनाते हैं यहाँ से, देखिए हम बना दिए होंगे दूसरा यूनिट सेल, और एक कॉर्नर एटम यहाँ पर एक वो एटम रख देते हैं। बताइए ये भी यूनिट सेल में ये है कि नहीं, और इस यूनिट सेल में भी ये है कि नहीं? तो आधा आधा दोनों में, इसीलिए फेस बाई 2 था, इसीलिए फेस बाई 2 था। क्लियर है? अरे हिंदी में बोल रहे हैं, काहे माथा पटका है, सुनेगा तो सब समझ ही जाएगा ना। देखो ना यहाँ दिखाई तो दे रहा है, फेस है, ये फेस पे एटम, तो फेस एक वो यूनिट सेल इधर भी है, एक ठो उधर भी है, तो 2 यूनिट सेल तो है ही है ना, ये फेस ही बनाए थे। क्लियर है? दिखाई दे दिया? एज पे आइए, यदि कोई एटम एज पे है तो एज पे देखना है, एज पे देखना है, तो चलिए दिखाते हैं, एज पे देखना है, यहाँ देखना है, ये वाला एज पे देखिए, है ना, ये वाला एज पे देखिए, ये वाला एज पे देखिए, आप कितना यूनिट सेल है इससे दिख रहा होगा, हर लाइन, ये जो एक लाइन है वो 4 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूटेड है। यदि कोई एटम हम यहां रख देंगे तो ये वाला एटम चारों यूनिट सेल का है, इसीलिए फोटो में फार्मूला में NH/4 था। ठीक है, तो कहने के लिए कॉर्नर पे 8 एटम है यूनिट सेल का, लेकिन वास्तविक में कितना है? 1/8 गुना 8, एक एटम नहीं है वो, 1/8, हर एटम अपना 8वां भाग दे रहा है, तो 8/8। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बात? और जो फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर वाला अपना 1/8 दिया, तो इसमें तो 1/8 इसका भी गया, 1/8 इसका भी गया, 1/8 इसका भी गया, सब मिलाकर करके एक वो एटम इसमें आया। यानी कि इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के वॉल्यूम के बराबर है। बस बात इतना ही है मोटे मोटे तौर पर। इसमें एक एटम दे देगा ये पिंक वाला, और ये एगो पूरा का पूरा इसी का है, तो इसमें 2 एटम है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है इसमें? 2 ठो है। इसमें कॉर्नर वाला 1 देगा और फेस वाला 6 एटम है, आधा आधा सब देता है, 3 1 4 को, और इसमें तो 2 रहता है, तो 1 इधर और 1 आधा आधा है 2 को। एज वाला तो आता ही नहीं, जब एज वाला पूछा जाएगा तो एज को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू ईच यूनिट सेल। समझ आया क्या समझा रहे थे? अब ये जो फॉर्मूला है
ये जो फॉर्मूला है ये आप रखो ध्यान में। जब कहेगा जितना एटम जहां यूनिट सेल में होगा लगा दियो, ठीक है, काम तो इसी से हो जाएगा। अब जेड इफेक्टिव, एक मिनट पीछे कर देंगे यदि नहीं लिखेगा तो, है ना, फॉर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जेड इफेक्टिव या कंट्रीब्यूशन, जेड इफेक्टिव को ही कंट्रीब्यूशन कहते हैं, बराबर NC/8। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव है तो कॉर्नर एटम कितना है 8/8 बराबर 1। पूछो, हम जल्दी में नहीं है, समझाए हैं और समझाएं। हम यहां पर ये समझा रहे हैं कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में कितना एटम है, सिंपल सा बात। दिखाई देता है 8 लेकिन रहता है 1, क्योंकि 8 एटम अपना 1/8 देता है। ये ऐसे ही है जैसे गांव में कहता है हम तो हैं 5 भाई हो, लेकिन बाकी का चारों साथ दे तब ना, समझो हम अकेले ही हैं। था 8 गो लेकिन सब मिल के अकेले था, कहने का मतलब इतना ही है। फॉर बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव या कंट्रीब्यूशन, इससे फॉर्मूला पूछा जाता है NC/8 प्लस NB/1, ठीक है। तो 8/8 और 1/1 तो कितना आया 2। फॉर फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे NC/8 प्लस फेस/2। काहे कि बॉडी वाला फॉर्मूला लगाएंगे काहे के लिए, क्योंकि बॉडी में तो एटम होगा ना इसमें। तो ये हो गया 8/8 प्लस 6/2, तो 3 1 4, सबसे ज्यादा एटम इसी में होता है 4, है ना। और फॉर एज सेंटर यदि पूछ दिया ही जाए तो जेड इफेक्टिव या कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन बराबर जेड, कॉर्नर एटम लिखा था, NC/8, NC/8, NC/8 प्लस N फेस/2। तो 8 कॉर्नर पे है 8/8 और 2 अपोजिट फेस पे डिफिनीशन है, तो फेस 2 ही होना है, 2/2, 1 जोड़ 1। यही है कंट्रीब्यूशन फार्मूला या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है जी समझने में, से बता दो। एनसीईआरटी का 2-3 पेज का काम करती है और काम के लायक काम हुआ है। समझ गए गुंजन बाबू? ला, हाँ, इसमें क्या दिक्कत हो गया तुमको, हैं? कुछ और सोच के आया होगा। ठीक है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना कि इम्पटी माइंड से हम लोग को प्रॉब्लम होता ही नहीं। इम्पटी माइंड से कोई प्रॉब्लम है, डर्टी माइंड से प्रॉब्लम होता है। माइंड डर्टी हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करके भरना पड़ेगा। इम्पटी है तो खाली भरना है, तो ये जो सफाई वाला काम है ये टेंशन देता है बहुत। अब क्या सोच लिया था पहले से, क्या समझ लिया पहले से, तो उसको साफ करो अब ये भरो।
कर देते हैं, लिख रहा है, कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू यूनिट सेल। देखिए एगो बच्चा का फरमाइश है कि सर फिर से एक बार समझा दीजिए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि कुछ और होगा, लेकिन आप तो ऐसे ही निकाल लिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कॉर्नर पे जो एटम है ना, कॉर्नर पे जो एटम है, ये जो कॉर्नर पे एटम है ना, जिनको समझ आ गया उबिएगा नहीं, खाली उस बचवा का भी हक बनता है। ये देखो इतना निकला हुआ रे भाई, इतना निकला हुआ है, ये बाहर खाली जगह में है, तो इतना ही ना ये वो एटम पे भरे हो क्या? तब 1/4 तो तुमको दिखाई दे रहा है, और 4 को पीछे से नहीं है, तुम देखा ना 4 को। और अपनी जो होने वाली बीवी है उसको इन्हें 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 बैठा देना, तो 4 को उधर दिखेगा। बोला 4 को देख लेना आप जी, हम 4 को देख ली, तो 4 4 8 को हुआ। अब समझ गया होगा वो समूचे बात। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी एक एटम से हम 8 यूनिट सेल बना सकते हैं, कॉर्नर से एज से 4 को बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एज कहलाता है। तो क्या इसी का एज है ये, है ना? जैसे कहते हो ना रोड पे चलते हो तो खाली तोरे हैं, वैसे ही इस एज का भी हाल हुआ है। इधरों एगो बनेगा इसी से, इधरों बना, इधरों बना, इधरों बना, कई गो बना सब मिला के 4। तो एज पे कोई एटम होगा तो 4 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, एज/4। हम कहे जो बॉडी के अंदर है ना, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर लीवर है, कितना भी सटा लो लीवर तो ना सटने वाला, वो अंदर रहेगा आप ही का 100%। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड वाला बाई 1। फेस सेंटर, फेस कहते देखो इसको, और इससे यदि 1 यूनिट सेल और इधर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, 1 यूनिट सेल और बना देंगे ऐसे, तो उसका भी हो जाएगा। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? इनके भी हैं आधे, आपके भी हैं आधे। देखिए फेस/2 दिक्कत क्या है, कॉर्नर/8 कर ही दिए, फेस/2, बॉडी/1। अब वो सोच रहा है कि जब इतने आसान था तो हम कर क्या रहे थे इतना दिन से। प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, कितना एटम होता है देखिए, जेड इफेक्टिव कॉर्नर/8 फॉर्मूला लगाया, बाकी को छोड़ दिया, क्योंकि बाकी तो एटम है नहीं प्रिमिटिव टाइप में, तो 8/8 पूरा का पूरा 1 आया। बॉडी सेंटर में 2 गो फॉर्मूला लगेगा, उसी में से 4 गो है ना, लेकिन लगना जितना लग सके, है ना? यदि किसी में कहेगा कॉर्नर पे भी है, बॉडी पे भी है, एज्यूम कराता है आपको कि फेस पे भी है, तो फेस वाला भी जोड़ दीजिए, और नहीं तो जो बॉडी सेंटर्ड है वो 2, फेस सेंटर्ड है कॉर्नर/8, फेस/2 4, एंड सेंटर्ड है फेस पर 2 ही एटम हो सकता है यूनिट सेल में, 2/2, है ना? वहां पर फेस पे 2 ही एटम हो सकता है। बोलिए और कोई दिक्कत है तो बोल ही दीजिए भाई।